हेलो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू टेबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया किस तरह से आहान, जो कि इस वक्त धर्मजीत और यशवीर से बैठकर बातें कर रहे थे, वहीं आहान को ये भी पता चल चुका था कि इन सारे कांड के पीछे किसका हाथ है। आहान जो ज़्यादा देर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने चेयर से उठते हैं और वहाँ से अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगते हैं। और जाते जाते वो यशवीर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, कल की जितनी भी मीटिंग्स पेंडिंग हैं उसे आज 5 मिनट के अंदर अरेंज करवाओ। यशवीर अपने सर को हिलाते हुए कहता है, सर कल और आज के मिलाकर के 3 से 4 मीटिंग्स अभी बची हुई हैं, तो सर अभी सारा शेड्यूल करवा दूँ। आज उसे थोड़ा घूरते हुए कहते हैं, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। एक साथ 4 मीटिंग, इसका मतलब समझ रहे हो 4 घंटे देने पड़ेंगे मुझे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 रखो, बाकी बाद में देखता हूँ। और हाँ, वही रखना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और ये बोल करके वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही रूम की तरफ आते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र बेड पर जाती है, जहाँ पर वो शेजल को देखने के लिए अपनी नज़र घुमाए तो थे, मगर वहाँ उन्हें शेजल नज़र नहीं आती। आहान को लगता है शायद शेजल इस वक्त वॉशरूम में होगी, क्योंकि वॉशरूम से हल्की हल्की पानी के गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। आहान जो हल्का सा बाथरूम की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। अब शेजल को भी ज़्यादा देर तक कोई सोने की तो आदत थी नहीं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर सुबह सो नहीं पाती और चिड़ियों के चहचहाट से, सुबह की किरणों से उसकी नींद भी खुल गई थी। वो तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था। वो बाहर आकर खुद को मिरर में देखती है और आज वो खुद को काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार कर रही थी, शायद आहान के लिए। वहीं वो खुद के बाल को सुखाते हुए मिरर में देखती है और बाल को इधर उधर झटक कर सुखाते हुए वो थोड़ा बहुत गुनगुनाई भी जा रही थी। श्रेजल को गाना गाना, डांस करना बेहद पसंद था। श्रेजल जो बाल इस वक्त टॉवल से सुखा रही थी, जिसकी वजह से अभी उसके बाल से पानी तो पूरी तरह से निथर चुके थे, मगर वो पूरी तरह से सूखे नहीं थे और अभी भी उसके बाल हल्के हल्के गीले थे। बाल के हल्का फुल्का सूखने के बाद शेजल, जो कि ड्रेसिंग टेबल के इस वक्त सामने ही खड़ी थी, वो ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर को खोलती है, जिसमें उसके लिए बहुत सारे सामान रखे हुए थे, जो कि उसके मेकअप से रिलेटेड थे। शेजल ने कभी भी उसे खुद से यूज़ नहीं किया था, मगर आज वो इसे यूज़ करना चाह रही थी। शादी के बाद वो कभी भी किसी शादीशुदा दुल्हन की तरह नहीं लगी थी। ड्रॉर में उसके लिए सिंदूर, बिंदी, उसके बेसिक सारे सामान रखे हुए थे, जो कि उसके लिए ज़रूरी थे। श्रेजल जो खुद को पूरी तरह से तैयार करती है और वहीं अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा करके अपने हाथ में सिंदूर की डिब्बी लेती है और उसमें से हल्का सा सिंदूर निकाल करके दिमाग में लगाने वाली होती है, लेकिन फिर से वो रुक जाती है और उसे शुरुआत में आहान की कही हुई बात याद आती है, जब आहान ने उसे काफ़ी रूडली कहा था कि वो उनकी बीवी नहीं बल्कि सिर्फ एक नौकरानी की तरह है। और ये सोचकर शेजल के चेहरे पर हल्की सी निराशा भी आ जाती है। जहाँ भी तक गुनगुनाते गुनगुनाते वो खुद को तैयार कर रही थी, वही वो हल्का सा मायूस भी हो गई थी। वो बेबी को बिना लगा ही रख देती है। घड़ी में टाइम अब 8 बज चुके थे और इस वक्त आहान के नाश्ता करने का टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से वो बाकी की चीज़ों को भी अच्छे से ड्रॉर के अंदर डाल करके जल्दी जल्दी रश में वहाँ से भाग जाती है। वो रूम से काफ़ी जल्दी जल्दी आकर के नीचे उतरती है, जहाँ पर अभी धर्मजीत और यशवीर बैठे हुए थे। यशवीर जो फ़ोन पर ही किसी से बात करके मीटिंग को शेड्यूल कराने का काम कर रहे थे, और वहीं धर्मजीत जो कि अपने सामने कुछ न्यूज़पेपर को रख के पढ़ रहे थे। शेजल के आने की वजह से धर्मजीत और यशवीर दोनों की निगाहें उस पर चली जाती हैं। धर्मजीत जो कि शेजल को देखकर एक हल्की से स्माइल पास करते हैं, वहीं शेजल जो तुरंत ही आकर के उनके पैरों को छूते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। मगर धर्मजीत कहाँ शेजल को अपने पैर छूने दे सकते थे। वो तो उसे देवी की तरह मानते थे। वो उसके बाजुओं को पकड़ के उसे सीधा खड़ा करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आप हमारा पैर मत छुआ करें, लक्ष्मी हैं आप इस घर की। और उसके सिर पर वो हाथ रखते हुए कहते हैं, हमेशा खुश रहिए और आप हमेशा खुश रहेंगी, भगवान का आशीर्वाद है आपके पास। शेजल जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, जहां आहान के बारे में सोच करके वो थोड़ी बहुत दुखी हुई थी, लेकिन अब धर्मजीत कितने प्यारी प्यारी बातें सुन करके उसके चेहरे पर फिर से बड़ी सी स्माइल तैर चुकी थी। यशवीर भी इस वक्त फ़ोन से किसी से बात कर रहा था, लेकिन अब उसने भी अपने फ़ोन को कट करके रख दिया था। उसका सारा काम शायद अब कंप्लीट हो चुका था। वहीं वो वहाँ से खड़ा होकर के जाते हुए कहता है, ठीक है अंकल, मैं फिर कभी आऊँगा आपसे मिलने।
श्रेजल जो उन्हें रोकते हुए कहती है, पर अभी तो आप आए हैं, कुछ खा करके तो जाइए। यशवीर ने आते वक्त ही श्रेजल के पैरों पर अपनी नज़र को गड़ा लिया था। उसने देख लिया था कि श्रेजल के पैरों पर अभी जख्म लगा हुआ है और अगर इस वक्त श्रेजल से वो काम करवा के कुछ खाएगा तो हान उसकी क्या हालत करेंगे, वो पहले से ही सारे फ्यूचर को समझ जाता है और वो तुरंत ही अपने सिर को ना हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए कुछ भी बनाने के लिए, वरना हान सर सबकी वॉट लगा सकते हैं, मैं निकलता हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से वहाँ से रफा दफा हो जाता है। लेकिन धर्म जी को उसने थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिया था। वो श्रेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या वो बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ आपको? और कल रात आप कब आई थी? हमने देखा भी नहीं आपको। श्रेजल जो अब थोड़ा सा घबराने लगी थी और वो अपने ही दुपट्टे के छोर को लेकर के अपने हाथों की उंगलियों में उसे मरोड़ने लगती है। वहीं उसके पैरों से उसने अभी बैंडेज तो हटा दिया था मगर थोड़े बहुत जख्म अभी भी उसे लगे हुए थे। धर्म जी उससे आगे कुछ पूछते लेकिन तभी श्रेजल उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, वो बस हल्का फुल्का तबीयत हो जाती है ख़राब ना, बस वही हुआ था और कुछ नहीं, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। धर्म जी आगे उससे कुछ पूछ पाते लेकिन तब तक श्रेजल जो कि वहाँ से निकल जाती है और जल्दी से किचन की तरफ आ जाती है। आज किचन उसे काफ़ी सूना सूना लग रहा था। उसकी दो अच्छी खासी दोस्त चली गई थी, रिया और लिली, जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मिस करते करते उसकी आंखें भी भर आती हैं। शुरुआत में उन्हीं दोनों ने तो श्रेजल का साथ दिया था। जब आहान भी उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते थे तब रिया और लिली ही थी जिसने श्रेजल को फर्स्ट टाइम अपनापन वाला एहसास दिया था। श्रेजल को इस तरह से किचन में काम करता देख करके सारे मेड उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं मैम, आप इस तरह से काम नहीं कर सकती, आप जाकर के आराम से बैठिए, प्लीज़ मैम, आप इस तरह से काम करेंगी तो। कि तभी एक मेड जो कि इस वक्त आहान के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर जा रही थी जैसा कि आहान ने ऑर्डर दिया था। श्रेजल जो उन्हें रोकते हुए कहती है, ये तो ब्लैक कॉफ़ी है, कहाँ लेकर जा रही हैं आप? वो स्टाफ जो कहती है, सर के लिए लेकर जा रही हूँ, उन्होंने मंगवाया था। श्रेजल जो कहती है, मैं तो यहाँ पर आई हूँ मगर सर तो यहाँ पर नहीं है, शायद वो कहीं गए होंगे, आप रहने दीजिए, मैं उन्हें दे दूँगी। और श्रेजल जो कि उस कॉफ़ी मग को अपने हाथ में ले लेती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वहाँ पर जितने भी स्टाफ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि जितने भी स्टाफ इस वक्त किचन में हैं वो उसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। वो अपने हाथ में कॉफ़ी मग को पकड़ती है और वही वो हॉल एरिया में आ जाती है। उसे कहीं पर भी आहान नज़र नहीं आते जिसकी वजह से वो धर्म जी से पूछती है, आप सर कहाँ हैं? धर्म जी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा आप किसको सर बुलाती हैं यहाँ पर? कौन है यहाँ पर आपका टीचर? हाँ। श्रेजल जी कहती है, वो मेरी आदत सी बन गई है। कहाँ है वो? धर्म जी जो कहते हैं, वो अपने रूम में ही गए थे, देखिए स्टडी रूम में होंगे शायद। श्रेजल जो तुरंत ही अपने पैरों को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ा लेती है और रूम में आ जाती है। वहीं रूम में आकर के वो आवाज़ लगाते हुए कहती है, सर सर। रूम काफ़ी बड़ा था मगर फिर भी आहान कोई चींटी तो थे नहीं जो उसे नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से वो तुरंत ही स्टडी रूम का दरवाज़ा धीरे से खोल करके पूछती है, हेलो सर आप यहाँ पर हैं क्या? जितना दरवाज़ा उसने खोला था उतनी तरफ से आहान तो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरा दरवाज़ा खोलती है और अंदर की तरफ अपने कदम को रख लेती है। वहीं उसके ठीक सामने आहान का बैग था जहाँ वो इस वक्त बैठ करके काम कर रहे थे। श्रेजल के ठीक सामने इस वक्त आहान की पीठ आती है और आहान जिसके लैपटॉप में श्रेजल भी अब नज़र आने लगी थी मगर आहान उस पर ध्यान नहीं देते। वो इस वक्त अपनी फाइल पर कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन ठीक सामने जहाँ पर इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। वहीं पीछे से श्रेजल जो कहती है, सर। लेकिन जैसे उसने खुद को इस वक्त स्क्रीन में देखा था वो तुरंत ही साइड हो जाती है और कॉफ़ी मग को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आपकी कॉफ़ी। आहान सिर्फ इस वक्त कॉफ़ी की तरफ ही देख पाए थे, उन्हें नहीं पता था कि ये कॉफ़ी कौन लेकर आया है। और वो जैसे ही किसी लड़की के हाथ में कॉफ़ी मग को देखते हैं अपने कानों से हेडफोन निकालते हुए कहते हैं, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू ऑल दैट आई डोंट लाइक इंटरप्शन इट। लेकिन ये बोलते बोलते वो बीच में ही रुक चुके थे क्योंकि उनकी नज़र जो कि उस कॉफ़ी मग से हाथ पर जाती है और हाथ से उस शक्ल पर जो कि इस वक्त किसी रोने वाले बच्चों की तरह बन चुका था। और आहान की नज़र जैसे ही श्रेजल के चेहरे पर जाती है
वो अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए श्रीजल को ध्यान से देखने लगते हैं। ठीक सामने इस वक्त सब लोग आहान को नोटिस कर रहे थे। ये बात तो सबको अच्छे से पता थी कि आहान को अपनी मीटिंग के बीच में कोई भी इंटरप्शन पसंद नहीं है, या फिर उनके कोई भी ऑफिशियल वर्क या फिर उनके कोई भी काम के बीच में अगर कोई भी आता है तो वो काफ़ी बुरी तरह से ही डांट सुनता है। सामने बैठी जितने भी फीमेल स्टाफ थी उनको भी अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था श्रीजल के लिए। श्रीजल थोड़ा दूर पे ही खड़ी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा तो क्लियर नहीं हो रहा था। श्रीजल काफ़ी स्क्रीन से दूर खड़ी थी जिसकी वजह से सामने बैठे लोगों को श्रीजल का चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो जो भी लड़की थी उसके लिए सब मन ही मन प्रे कर रहे थे। श्रीजल तुरंत ही स्क्रीन से थोड़ा और दूर जाती है और साइड होते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप इस वक्त मीटिंग कर रहे होंगे। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और जब तक ध्यान दिया तब तक मैं वो लोग मुझे देख लिए थे, और मैंने सोचा आपको कॉफ़ी दे करके तुरंत चली जाऊँगी। ये आपकी कॉफ़ी। थोड़ा देर तो आहान इस वक्त श्रीजल को देखते रह गए थे, क्योंकि आज श्रीजल में कुछ यूनिक नज़र आ रहा था उन्हें, और वो थी श्रीजल की प्यारी सी छोटी सी बिंदी जो कि आज पहली बार उसने अपने चेहरे पर लगाई थी, और साथ ही उसने अपनी बड़ी बड़ी निगाहों में काजल भी लगाया हुआ था जिससे उसकी आंखें और ज़्यादा उभर कर खूबसूरत लग रही थीं। होंठों पर हल्के हल्के लिप बाम जो कि उसके होंठ को बिल्कुल एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह सुंदर बना रहे थे। 5 सेकंड से अब ऊपर हो चुके थे। लगभग 10 से 15 सेकंड तक आहान उसको एकदम लगातार देखे जा रहे थे। वहीं ठीक सामने के भी सभी लोग एकदम से स्टैचू बन चुके थे, और श्रीजल का भी अब कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था, बस उसके एक्सप्रेशन जो कि पल पल बदलते जा रहे थे। वो बार बार घबरा रही थी और रोने जैसा मुंह बना रही थी। उसे लग रहा था कि अब तो आहान की गंदी वाली डांटों से पड़ने वाली है। लेकिन आहान अचानक से ही श्रीजल और बाकी सभी लोग जो कि इस वक्त आहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको शॉक करते हुए श्रीजल के हाथ से पहले कॉफ़ी मग पकड़ते हैं और उसे अपने टेबल पर रख देते हैं, और श्रीजल की कलाई पकड़ के एक झटके से ही उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे श्रीजल डिसबैलेंस होती है। लेकिन आहान ने उसकी कमर को पकड़ा और वो तुरंत ही उसे ले आकर अपने लैप पर बैठा देते हैं। श्रीजल की सांसें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसे लगा था कि अचानक से ये उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि श्रीजल को भी समझ नहीं आता। आहान उसके गाल को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, क्या बात है, सुबह सुबह मर्डर के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दूंगा तुम्हें। श्रीजल इस तरह के मजाक को समझ नहीं पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे कभी इस तरह के मजाक किए नहीं गए थे, और वो घबराते हुए कहती है, जेल क्यों जाना पड़ेगा, कॉफ़ी तो देने आई थी, सॉरी। आहान जो उसके कांपते हुए होठ को देखते हुए कहते हैं, इस तरह से मुझसे बात मत करिए, वरना मुझे मीटिंग को बीच में रोकना पड़ जाएगा। और वह उसके होठों की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, तुमसे तो बाद में निपटता हूँ मैं, पहले इन लोग को थोड़ा देख लो और जल्दी से इन लोग का काम निपटाता हूँ, ठीक है। श्रीजल जो कहती है, हाँ ठीक है, और ये बोल करके वो उठने लगती है। लेकिन तभी आहान उसके थाई पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो, यहीं पर बैठी रहो। और वो फिर से अपने हेडफोन को अपने कान पे लगाते हुए कहते हैं, या गाइस, सो वेयर वर वी ऑल। और वो अपनी मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबकी नज़र रह रह करके श्रीजल पर ही जाते जा रही थी, और साथ में आहान की भी नज़र जो कि कभी स्क्रीन पर जाती तो कभी श्रीजल की तरफ। श्रीजल को इन सब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार अपने पलकों को नीचे की तरफ झुका ले रही थी, और वहीं वो एक बार आहान की तरफ देखती है और फिर से वो झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। आहान उसकी हरकतों को काफ़ी गौर से नोटिस कर रहे थे, भले ही वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, तब भी उन्हें एहसास हो पा रहा था कि इस वक्त श्रीजल की धड़कनें किस लेवल पर बढ़ी हुई हैं, और उन्हें श्रीजल को इस तरह परेशान करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। शर्म के मारे श्रीजल के गाल अब टमाटर की तरह लाल होते जा रहे थे। वहीं आहान रह रह करके कभी श्रीजल के कमर पर अपने पकड़ को कसते तो कभी उसके थाई पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाने लगते। श्रीजल की नज़र लगातार नीचे झुकी हुई थी। वहीं इस तरह से आहान के बाह पर टच करने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी, वो भी इतने लोगों के सामने। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि श्रीजल के इतने करीब होने के बावजूद भी आहान अपने मीटिंग में फोकस कर कैसे पा रहे थे। वो इसी तरह से श्रीजल को अपने लैब पर आधे घंटे तक बिठाए रहते हैं, और जब तक उनकी ये मीटिंग एंड नहीं हो जाती तब तक वो श्रीजल को उठने नहीं देते। जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होती है, आहान अपने लैपटॉप के स्क्रीन को बंद करते हैं और श्रीजल की तरफ घूम जाते हैं। जैसे ही वो अपने चेहरे को श्रीजल की तरफ किए थे, श्रीजल फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके मोड़ने लगती है और आहान से अपनी नज़रों को चुराने लगती है। आहान जो अपने चिन को श्रीजल के शोल्डर पर टिकाते हैं और वहीं उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले करके उसके कान के पास आकर धीरे से कहते हैं,
मुझे उस वक्त पता नहीं था कि तुम हो, वरना मैं तुम पर इतना ज़ोर से चिल्लाया नहीं होता। मुझे लगा कोई ऐसी मेड है। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? जितने प्यार से वो शेजल से ये बात पूछते हैं, शेजल की नज़र जो कि घूमकर एक बार आहान की तरफ जाती है और फिर वो अपने हाथ की तरफ देखने लगती है, जिस पर इस वक्त आहान के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। वो धीरे धीरे अपने हाथों से ही उसके हाथ को रब किए जा रहे थे। शेजल अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं भी तो एक मेड ही हूँ ना। हाँ, जैसे ये सुनते हैं, उनके हाथ की पकड़ जो कि इस वक्त शेजल के हाथ पर अभी तक सॉफ्ट थी मगर अब वो कड़क तरीके से कस जाती है और वो अपनी दांत को भींचते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम और मेड? शेजल जो फिर से अपने चेहरे को धीरे से हाँ में हिलाती है मगर इस वक्त उसके चेहरे पर हल्का हल्का दर्द नजर आ रहा था। इस वक्त शेजल को आहान के यूं इस तरह पकड़ने से काफ़ी दिक्कत भी हो रही थी। इस वक्त आहान के ठीक सामने शेजल की पीठ थी और वहीं आहान उसको एक ही झटके में अपनी तरफ घुमा देते हैं, जिससे शेजल के दोनों पैर जो कि अब आहान के लैब पर आ चुके थे और उसकी कमर को पकड़ के उसे कस के अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे शेजल पूरी तरह से आहान के बाहों में जाकर के चिपक गई थी। आहान उसे इस वक्त किसी गुड़िया की तरह ट्रीट कर रहे थे और वहीं वो उससे थोड़ा गुस्से में पूछते हैं, तुमने खुद को मेड कहा? शेजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका जवाब क्या थे, क्योंकि झूठ तो वो बोलती नहीं थी और सच वो बोल नहीं पा रही थी। शेजल को पुरानी कुछ बातें याद आती हैं जब हमेशा आहान उसको गुस्से में मेड ही बुलाया करते थे या कभी कभी तो वो उसे स्लेव भी बोला करते थे। शेजल को जब याद आता है कि आहान उसे स्लेव बोला करते थे तो शेजल समझ जाती है कि शायद आहान को वही सुनना होगा। वो अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं, सिर्फ मेड नहीं, मैं तो आपकी स्लेव भी। उसने इतना बोला ही था कि आहान अपने गुस्से को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते और बस उसके प्यारे पंखुड़ी जैसे होठ पर अब आहान की बुरी नीयत चली गई थी। उसके आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त आहान ने अपने होठों से शेजल के होठों को काफ़ी ज़बरदस्ती लॉक कर रखा था। शेजल के दोनों हाथ एकदम से कांप उठते हैं और उसके पूरे बॉडी में भी एक सिरहन सी उठ जाती है। उसकी आंखें जो कि अब जोर से बंद हो चुकी थीं, वहीं आहान के हाथ धीरे धीरे शेजल की गालों से कभी उसके नेक पर जाते तो कभी उसके कान के पीछे। वहीं शेजल के बाल जो कि अभी भी भीगे होने की वजह से शेजल ने खोल कर रखे थे। आहान के हाथ जो कि शेजल के बाल पर जाते हैं और वह धीरे धीरे उसके बाल को थोड़ा पुल करने लगते हैं। शेजल उनकी बाहों में भी शेजल जो अभी भी उनके बाहों में ही उसी तरह झुकी हुई थी और वहीं आहान भी अपने चेहरे को उसके ठीक चेहरे के ऊपर रखे हुए उसको काफ़ी पैशनेटली किस किया जा रहे थे। वो किस कर रहे थे या फिर शेजल को परेशान कर रहे थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। शेजल के हाथ जो कि अब आहान के चेस्ट पर जाते हैं और वह धीरे धीरे उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, मगर शेजल जैसे प्यारी लड़की के छोटे प्यारे हाथ कहाँ आहान जैसे मजबूत शरीर को उससे अलग कर पाते। लेकिन जब आहान को समझ में आता है कि अब शेजल की शरीर कांपना शुरू कर दी है तो वो खुद ही उससे धीरे से दूर हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों से अलग करते हुए उसके नाक के पास आकर अपनी नाक को लड़ाते हुए कहते हैं, आइंदा से कभी भी खुद को मेरी स्लेव कहना तो याद रखना, ऐसी ट्रीटमेंट दूंगा कि कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी। स्लेव मतलब पता भी है तुम्हें क्या होता है? शेजल के होंठ अभी भी लगातार वाइब्रेट किए जा रहे थे। उसके होठों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी आहान से कितना ज़्यादा डर रही है। आहान अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, अपने इन होठों को कहो कि रुक जाएं, वरना मेरा दिमाग फिर खराब हो रहा है। शेजल जो तुरंत ही अपने एक हाथ को लेकर अपने होठों पर रख देती है और आहान की तरफ मासूमियत से देख करके अपने चेहरे को धीरे धीरे नामे हिलाने लगती है, जैसे वो अपनी आंखों से ही आहान से रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज़ अब और ज़्यादा उसे परेशान ना किया जाए। आहान ने जब अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ा था तो आहान की नज़र जो कि जाकर के शेजल की पैरों पर टिक गई थी। उसके खूबसूरत गोरे गोरे थोड़े पिंकिश पैर जिस पर अभी भी हल्के फुल्के जख्म नज़र आ रहे थे। आहान जो कि अपनी भौहों को सिकोड़ करके पहले उसके पैर की तरफ देखते हैं और उसे ठीक से बैठाते हुए कहते हैं, तुमने अपने पैरों पर बैंडेज क्यों नहीं लगाया? शेजल जो आहान से नज़रें चुराते हुए कहती है, वो काफ़ी देर हो रही थी, मुझे काम भी करना था इसलिए, फिर आपको नाश्ता भी देना था ना, मैं भूल गई, सॉरी। आहान जो खुद चेयर से उठते हैं और शेजल को भी अपने गोद में लेकर के उठ जाते हैं और उसे आराम से ले आकर के बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, बिना बैंडेज के तुम चलोगी नहीं, और चलने के लिए कहा ही किसने तुम्हें? मुझे तो लगा था तुम सिर्फ वॉशरूम में जाओगी। तुम इतने ज़ख्मी पैर से अगर तुम ऊपर नीचे करोगी तो ये और ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। और फिर वो उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स ले आते हैं
और ठीक उसके सामने खोल करके झुक करके उसके सामने बैठ जाते हैं। सेजल जो उन्हें रोकते हुए कहती है, अब ठीक है और इतना भी चोट नहीं लगी थी। आहान जो से कहते हैं, रात भर तुमने अपने पैरों को कितनी तकलीफ दी है मुझे अच्छे से पता है, और दिख रहा है तुम्हारे जख्म मुझे, अंधा नहीं हूँ मैं। अब चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखो और बस ध्यान से देखो। और फिर उसके पैरों पर प्यार से मलहम लगाते हुए कहते हैं, और इसे स्लेव नहीं, इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहते हैं। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट किससे मिलता है पता है? सेजल जो आहान की तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे वो आहान के आगे के शब्दों का वेट कर रही हो। आहान जैसे कहते हैं, ऑब्वियसली मेरी बीवी को ही दूंगा ना मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट। फिर वो सेजल के पैरों पर अच्छे से मरहम लगाते हैं और फिर बैंडेज लगा करके उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो आइंदा से कभी भी खुद को मेरी स्लेव या मेड बताने की गलती मत करना। बहुत प्यारी, स्वीट और क्यूट सी वाइफ हो तुम। और फिर वो उसके गाल को धीरे से खींच लेते हैं। वही सेजल जो किसी छोटे बच्चों की तरह चुपचाप आहान को देख रही थी। जैसे कभी कभी बच्चों को बड़े डांट करके कुछ बता तो देते हैं, मगर बच्चे के दिमाग में वही पुरानी बातें ऑलरेडी फिट रहती हैं और वो नहीं निकल पाती। सेजल जो अपने आप में ही सेजल जो खुद में ही सोचते हुए कहती है, अगर ऐसा था तो शुरुआत में मुझे हमेशा स्लेव या मेड क्यों बताते थे ये, और अभी बीवी बोल रहे हैं, फिर गुस्सा आ जाएंगे, फिर स्लेव बोलने लगेंगे, तो पता नहीं, इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता, बदलते रहते हैं एकदम। सेजल ये सिर्फ मन में ही सोच सकती थी, सामने बोलने की हिम्मत सेजल की नहीं थी। वहीं सेजल जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो फिर धीरे से बेड से खड़े होते हुए कहती है, अब तो मैं नीचे जा सकती हूँ ना? आज जैसे कहते हैं, तुम्हें नीचे क्यों जाना है? हाँ, जो कुछ चाहिए यहीं पर मिल जाएगा तुम्हें। सेजल जो कहती है, अरे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मैं बिना काम के रह नहीं पाती हूँ। आज जैसे कहते हैं, कौन सा ऐसा काम करना है तुम्हें? नीचे इतने सारी मेड है ना। लेकिन सेजल को तो इस वक्त किसी और ही काम की चिंता थी। वो मन में ही कहती है, अरे मेड है तो क्या हुआ, एक बार मुझे पार्थिक जी से भी तो मिलना है ना। बेचारे मेरी वजह से कितना पिटा गए थे, पता नहीं इस वक्त उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगर इनके सामने पार्थिक जी का नाम भी ले लिया तो पता नहीं कहीं मुझे ही मारना न शुरू कर दे। और फिर वो आहान से कहती है, मैं जा कर के नीचे देख लेती हूँ ना बाकी का काम। आहान जो से कहते हैं, अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें ही करना है? सेजल जो कहती है, अब घर वालों को खाना वाना पूछना है, खिलाना है। आहान जो कहते हैं, कौन ही है घर में, इतने सारे लोग थोड़ी ना है, खा लेंगे अपने हिसाब से, तुम रहने दो। सेजल जो कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आहान जो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बहुत ज़िद्दी हो तुम, और धीरे धीरे तुम्हारी ज़िद दिख रही है मुझे। अब थोड़ा सर पे क्या बैठा लिया, तुम तो तांडव करना शुरू कर दी। सेजल जो इस बात पर थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगता है कि क्या सच में उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। वो फिर से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, सॉरी, पर मुझे नीचे कि तभी आहान उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, ले चलता हूँ मैं अपनी प्यारी बीवी को, खुद ले चलता हूँ, रुको। और फिर वो फिर से उसे गोद में उठा लेते हैं। सेजल जो उन्हें रोकते हुए कहती है, ऐसे नहीं चाहूँगी मैं, नीचे पापा जी बैठे हैं। आहान जो एक आवेग करते हुए कहते हैं, तो बैठे रहने दो, ऐसे भी कोई अश्लीलता भरा काम नहीं कर रहा हूँ मैं। गोद में उठा करके अपनी बीवी को नीचे तो छोड़ रहा हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पैरों में तकलीफ है। सेजल जो कहती है, वो क्या सोचेंगे, अच्छी बात नहीं होती। आहान जो से कहते हैं, तुम मुझे बताओगी कि क्या अच्छी बात होती है और क्या नहीं। आहान की नज़र जब भी सख्त होती थी, सेजल की नज़र अपने आप ही नीचे झुक जाया करती थी और वो चुपचाप आहान के साथ नीचे आ जाती है। वहीं वो जैसे ही सेजल को नीचे चेयर पर बैठाते हैं, वो उससे कहते हैं, ज़्यादा काम नहीं करना है तुम्हें। और ये बोल करके वो अपनी दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड करने के लिए रूम में चले जाते हैं। वहीं सेजल जो कि खड़ी होती है कि तभी धर्म जी की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है और वो तुरंत ही चौंकते हुए उससे पूछते हैं, बेटा आपके पैर में क्या हुआ है, और क्या इसी वजह से आहान आपको इस तरह लेकर आ रहे थे? सेजल जो कहती है, अब हाँ, वो पैर में थोड़ी चोट लग गई थी कल, इतना ज़्यादा भी नहीं लगी है। वहीं धर्म जी जो कहते हैं, दोनों पैरों में चोट लग गई, वो भी इतना ज़्यादा? सेजल जो कहती है, नहीं नहीं, बस थोड़ी बड़ी खरोच थी और उसी पे वो उन्होंने पूरी बैंडेज बांध दिया। धर्म जी जो इस वक्त आहान को जाता हुआ देख रहे थे, आहान जो कि अपने रूम में अब एंटर कर चुके थे। धर्म जी उन्हें देख कर कहते हैं, धर्म जी उन्हें पीछे से ही देखते हुए कहते हैं, मेरा बेटा भी ना जिससे मोहब्बत करता है शिद्दत से करता है। वैसे अच्छी बात है कि वो आपकी इतनी केयर कर रहे हैं, क्योंकि आहान से केयर मिलना ज़्यादा लोग की किस्मत में नहीं है। और फिर वो सेजल को बैठाते हुए कहते हैं, आपको ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठिए और जो भी काम है वो है ना डब्बा,
शेजल जी कहती है, डब्बा? वही धर्म जी जो कहते हैं, अरे वो चलता फिरता डब्बा, क्या है वो, ईरा ईरा, उससे मंगवा लीजिएगा, वो किस काम लायक है। ईरा से तो अभी भी शेजल को काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी और वो ईरा का नाम भी नहीं सुनना चाह रही थी। वो तुरंत ही खड़ी होती और कहती है, नहीं मैं खुद कर लूँगी। और वो तुरंत ही किचन की तरफ जाने लगती है। धर्म जी उसे रोकना तो चाह रहे थे, मगर शेजल काफ़ी जल्दी में थी, जिस वजह से धर्म जी भी उससे कुछ नहीं कहते। वही शेजल जो किचन में आते हुए कहती है, कुछ नाश्ता बना क्या? सारे स्टाफ जो कहते हैं, हाँ मैम, सर के लिए ब्रेकफास्ट बन चुका है, हम उनके लिए ऊपर ब्रेकफास्ट ले ही जा रहे थे। श्री जल्जू तुरंत ही उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऊपर तो बिल्कुल मत जाना, वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, और वैसे भी मैं गई थी तब तो बच गई थी, तुम लोग जाओगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। वही वो मेड जो कहती है, तो फिर मैम आप ही दे आइए, वैसे भी सर के ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। जैसे उस मेड ने इतना बोला था, श्रीजल को आहान के साथ बिताए हुए अभी कुछ देर पहले की ही बातें याद आने लगती हैं, और जिस तरह से आहान आधे घंटे तक उसे अपनी गोद में बैठाए हुए थे। श्रीजल तुरंत ही अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं भी नहीं चाहूँगी, मुझे भी तो पनिशमेंट मिल सकता है, आप लोग लाइए नाश्ता दीजिए मुझे। और वो जल्दी से उस ट्रे को अपने हाथ में ले लेती है। वहीं वो बाकी स्टाफ जो कि फिर से अपने काम में लग जाते हैं और श्रीजल जो कि हॉल एरिया में आती है। इस वक्त धर्म जी जो कि दूर बैठे हुए थे और श्रीजल जो कि पार्थिव की तरफ तुरंत ही मुड़ जाती है। वो ध्यान देती है कि कहीं धर्म जी उसे देख ना ले, क्योंकि पार्थिव के बारे में धर्म जी को ना ही पता चले तो बेहतर होगा। श्रीजल जो कि ट्रे में ब्रेकफास्ट लिए हुए पार्थिव के दरवाजे के ठीक सामने आती है और उनके दरवाजे को खटखटाने लगती है, मगर पार्थिव दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। श्रीजल जो फिर से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, मैं हूँ, डरिए मत, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, मुझे पता है आपने ठीक से कुछ भी नहीं खाया होगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। मगर पार्थिव फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता। श्रीजल और ज़्यादा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। लगभग इसी तरह से 10 मिनट हो चुके थे। श्रीजल के हाथ भी दर्द हो गए थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता। अब श्रीजल को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इस वक्त आहान मीटिंग में थे और वहीं दूसरी तरफ धर्म जी, जिससे ये बात छुपा कर ही रखना बेहतर होता, वरना वो पार्थिव की ऐसी हालत देख करके घबरा भी सकते थे और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। वहीं श्रीजल जो कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डर की वजह से बेहोश हो गए हूँ या इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, सुबह भी मैंने नहीं देखा है। और फिर वो जल्दी से ट्रे को लेकर के किचन में आते हुए सारे स्टाफ से पूछते हैं, आप लोगों ने सुबह पार्थिव जी को देखा क्या, वो सुबह बाहर निकले थे? सारे स्टाफ जो कि अपने सिर को ना हिलाते हुए कहते हैं, नो मैम। दूसरे स्टाफ भी कहती हैं, नहीं मैम, हमने तो नहीं देखा। वहीं तीसरे स्टाफ जो घबराते हुए कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर की तबीयत खराब हो गई। एग्जैक्टली यही ख्याल श्रीजल को भी आ रहा था। वहीं चौथे स्टाफ जो कहती है, हो सकता हो सर को दर्द हो रहा हो, इस वजह से बाहर ना निकले हों। इसी तरह से किचन में भी गॉसिपिंग शुरू हो जाती है, लेकिन श्रीजल का दिल तो एकदम से घबराने को हुआ था। वो कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा मार खाने की वजह से और इतना जिल्लत सहने की वजह से उन्होंने कोई गलत कदम उठा। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो तुरंत ही सर को बताना पड़ेगा। और वह काफ़ी तेज़ कदमों से ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहीं धर्म जी जो कि इस वक्त अपने किसी पुराने मित्र से बात कर रहे थे, वो श्रीजल को इस तरह घबराता हुआ जाता देख करके अपने कान से फ़ोन हटा करके श्रीजल को बुलाते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक तो है? श्रीजल क्या हो गया? श्रीजल जो पीछे मुड़कर धर्म जी को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो मैं कुछ भूल गई थी, वही जा रही हूँ लेने के लिए। और वह तुरंत ही अपनी नज़र को नीचे करके तुरंत ही उधर से घूम जाती है, क्योंकि उससे झूठ बोलने में तो दिक्कत होती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो बार बार झूठ बोलते जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने आहान से भी झूठ बोला था कि वो इस वक्त सिर्फ नीचे सबको खाना परोसने के लिए जा रही है, मगर उसे तो सिर्फ पार्थिव से मिलना था। वो जल्दी से रूम के अंदर आती है और स्टडी रूम में बिना कुछ सोचे समझे घुस जाती है। लेकिन इस बार शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, अभी आहान की मीटिंग शुरू नहीं हुई थी और आहान अपने चेयर पर आराम से लीन होकर के मोबाइल में कुछ देख रहे थे। श्रीजल जिस तरह से घबराते हुए आ रही थी, आहान एकदम से पीछे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, क्या हो गया? उन्हें इस बार पता चल गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि श्रीजल ही है। इस तरह से हाँफते हुए श्रीजल को देखकर आहान खड़े होते हुए कहते हैं, क्या हो गया? तुम्हें मना किया ना ऊपर से नीचे मत आ जाओ, तुम्हारे पैर में। कि तभी आहान की नज़र श्रीजल के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें थोड़ी बहुत नम हो आई थीं
और वहीं वो थोड़ा घबराते हुए अपनी सांस को भरते हुए कहती है, वो पा, पार्थिक जी दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मैं 10 से 15 मिनट तक वहाँ रह गई, वहाँ खटखटाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब जल्दी से चली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेहोश हो गए हों, उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ना ख़राब हो गई हो। और ये बोल करके वो एकदम से रोने वाला मुंह बना लेती है। आहान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सुन करके, क्योंकि पार्थिक ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो तो सुबह उठने वाला बच्चा था, सुबह उठ करके वो खेलने के लिए निकल जाया करता था। आहान को भी ये चीज़ याद नहीं आती, और जैसे ही शेजल ने बोला था, आहान भी जल्दी में रश में शेजल से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, आप अकेले जाएंगे तो अगर वो दरवाज़ा खोलेंगे तब भी घबरा जाएंगे, मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा। जैसे ही शेजल ने बोला था, आहान भी सिचुएशन को समझते हुए कहते हैं, हाँ वो घबरा तो जाएगा, मैं अच्छा चलो इधर आओ। शेजल जी कहती है, नहीं नहीं, आप बार बार गोद में क्यों उठा लेते हैं मुझे, मैं पैदल चल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए ना। और ये बोलकर वो भी दौड़ने लगती है। वहीं आहान भी काफ़ी तेज़ कदमों से नीचे उतर रहे थे, और शेजल भी। धर्म जी दोनों लोग को इस तरह से नीचे आता देखकर कहते हैं, क्या बात है, तुम दोनों क्या दौड़ा भागी मचा रखे हो, किसी की ट्रेन छूट रही है, आराम से आओ बच्चा लोग। आहान जो कि पूरी तरह से धर्म जी को इग्नोर कर देते हैं। वहीं शेजल जो कहती है, कुछ नहीं बा, बस ऐसे ही वो हम आते हैं। और ये बोल करके वो भी आहान के पीछे पीछे आने लगती है। वहीं धर्म जी जो देखते हैं कि वो दोनों इस वक्त पार्थिव के रूम की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी उन दोनों के पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है। और फिर वो फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हुए आहान जी से पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, आप घबरा क्यों रहे हैं, और फिर आज सुबह से पार्थिव दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, सब ठीक तो है ना। अपने डैड को इस तरह घबराता देख करके आहान उनसे कहते हैं, कुछ नहीं बाजार, सब ठीक है, आप जाइए रूम में रेस्ट करिए। धर्म जी जो कहते हैं, अरे रेस्ट नहीं करना है मुझे, वैसे भी होली आ रहा है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर सब ठीक तो है ना। आहान जो कहते हैं, सब ठीक है डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें पार्थिव से कुछ बात करनी थी इसलिए हम आए हैं, और बस छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाइए। धर्म जी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं और फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो वहाँ से गए थे तब जाकर के आहान ने दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। आहान जो दरवाज़ा पीटते हुए कहते हैं, पार्थिव मजाक करना बंद करो, दरवाज़ा खोलो। चाहे आहान कभी इस बात को जाहिर करे ना करे, लेकिन पार्थिव में उनकी जान बसती थी, और अगर उनकी वजह से या उनके गुस्से की वजह से पार्थिव को कुछ भी होता तो आहान खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। आहान थोड़ा और तेज़ दरवाज़ा पीटते हुए कहते हैं, पार्थिव दरवाज़ा खोलो। आहान को इस वक्त स्ट्रेस भी महसूस हो रहा था, और साथ ही साथ वो थोड़ा इमोशनल भी होते जा रहे थे। शेजल जो आहान की हालत को देखकर कहती है, आप ठीक तो हैं, क्या हो गया आपको, मैं बोलती हूँ, मैं खुलवाती हूँ। वहीं आहान जो कि शेजल को रोकते हुए कहते हैं, ये ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलेगा, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ईरा कहाँ है। शेजल जो कि ईरा के नाम से थोड़ा घबरा तो रही थी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी पार्थिव को देखना था कि वो ठीक है या नहीं, जिसकी वजह से वो भी हिम्मत करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। और आहान जो कि ईरा को ऑर्डर दे करके अपने पास बुलाते हैं। वैसे तो वो काफ़ी तेज़ नहीं बुलाए थे, लेकिन ईरा बाहर होने के बावजूद भी आहान की वोकल को तुरंत ही सुन लेता है और भागते हुए अंदर की तरफ आ जाता है। आहान के ठीक सामने वो कुछ सेकंड में आकर खड़ा हो गया था और आहान से कहता है, व्हाट हैपेंड सर, एवरीथिंग इज़ फाइन ना, आपको मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत है। वहीं आहान उस गेट को देखते हुए कहते हैं, दरवाजे को खोलना है किसी भी तरह से। ईरा जो कि उस दरवाजे को देखता है और फिर उसके लॉक की तरफ ध्यान से झांकता है और तुरंत ही अपने हाथ से गैजेट निकालता है। 3-4 मिनट तक वो इधर उधर अपने गैजेट को घुमा घुमा कर दरवाजे को फाइनली अनलॉक कर देता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आहान तुरंत ही झटके से दरवाजे को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं और तुरंत भागते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं। वहीं शेजल भी उनके पीछे पीछे आ रही थी और ईरा भी। वहीं इस वक्त पार्थिव जो कि बिस्तर के अंदर छुपा हुआ था। वहीं आहान ने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया था, इस वक्त पार्थिव के पीठ पर जहाँ जहाँ आहान ने मारा था पूरी तरह से निशान उभर आए थे। और आहान को जब वो सारे सिनारियो याद आते हैं तो वो अपनी आंखों को बंद करके दूसरी तरफ कर लेते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस वक्त वो पार्थिव से बात भी करें। पार्थिव के इस वक्त लगातार अपने आंसुओं को पोंछे जा रहा था। वहीं शेजल जो कि धीरे से उसके सामने आती है और उसके बाल के पास धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहती है, आप रो रहे हैं? आप तो बहुत स्ट्रांग थे ना, आप रो कैसे सकते हैं? इस वक्त शेजल खुद ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसकी आवाज़ भारी हो गई थी और आहान की तो पार्थिव से कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।
वो तुरंत ही खुद को रूम से बाहर ले जाना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपने इमोशन को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर पार्थिक उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया तो। वो जाकर के हॉल एरिया के काउच में बैठ गए थे और वहीं श्रीजल, जो कि लगातार पार्थिक को मनाए जा रही थी। श्रीजल एक तरफ आती तो पार्थिक दूसरी तरफ करवट ले लेता, और श्रीजल दूसरी तरफ आती तो पार्थिक फिर से अपना करवट बदल लेता। आइए जानते हैं आखिर श्रीजल और आहान कैसे मनाएंगे पार्थिक को, और फिर क्या होगा आने वाले टाइम में इस कहानी में। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।